गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स पढ़ा था। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं? ऐसे एसिड्स जो कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद पूरी तरह से कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं तो हमें H+ आयंस ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ H+ आयंस ज़्यादा हो गए वहाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती है। अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गई तो वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सही है। फिर उसके बाद हमने देखा था वीक एसिड्स, जस्ट अपोजिट। वहाँ पे कंप्लीटली आयनाइज होता है, यहाँ पार्शियली आयनाइज होता है। यानी कि जो एसिड होती है वो पूरी तरह से H+ आयंस को पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाती है। जैसे कि हमने लिया था एसिटिक एसिड। जब आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो पूरी एसिटिक एसिड H+ आयंस में कन्वर्ट नहीं होती है, यानी कि वो पार्शियली आधा ही होता है। आधा से कभी ज़्यादा हो सकता है, आधे से थोड़े कम हो सकते हैं। इसलिए वो H+ आयंस कम देंगे। H+ आयंस कम होने का मतलब, हाँ, एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। अगर एसिडिक कैरेक्टर कम है तो वो कैसी एसिड होगी? वीक एसिड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रिवर्सिबल सिंबल से। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें हो गई थी। चलिए, आई थिंक ये टॉपिक पढ़ना में नहीं, एक पॉइंट छूट गया था। देखिए, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो ये पॉइंट आप पिछले टॉपिक में ही नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट करके। देखिए क्या दिया है, व्हेन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर। यहाँ तक पूरा आपका क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड है। कंसंट्रेटेड मतलब, हाँ, कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है। जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो बताइए क्या करेंगे? हम वाटर मिक्स कर देंगे, और इसी एसिड में जब वाटर मिक्स कर दिए हम, ये पूरा भर गया, पूरा कंटेनर फिल हो गया। अब मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मान लीजिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ H+ आयंस 200 हैं। ऐसे रैंडम वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए। आप मान लीजिए 500 है, ठीक है, और आप इसमें आपने वाटर मिला दिया। तो देखिए, जब आप वाटर मिक्स करेंगे तो H+ आयन बढ़ेंगे या घटेंगे? वो तो सेम रहेंगे। ध्यान से देखिए, अभी अगर 200 H+ आयन है और आपने इसमें 2 बूंद लाके पानी मिला दिया तो पानी H+ आयन तो दे नहीं रहा है ना। तो पानी के ऐड करने से ना ही इसका H+ आयंस का नंबर बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो जब हम इसको डाइल्यूट कर दिए, यानी कि ढेर सारा पानी ऐड कर दिए, तो बताइए उसमें H+ आयंस का नंबर कितना होगा? अभी भी 200 ही रहेगा ना। चेंज हो सकता है? नहीं चेंज होगा, क्योंकि H+ आयंस का नंबर एसिड के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना कि वाटर के अमाउंट पे। यहाँ वाटर के अमाउंट बिल्कुल कम था, यहाँ वाटर के अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर के अमाउंट के चेंज होने से H+ आयंस के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। एक बात। दूसरी चीज़, अब हमें ये बताइए, 200 H+ आयंस इतने एरिया में है और यहाँ पर 200 H+ आयंस इतने बड़े एरिया में है, तो कहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा होगी? यहाँ गैदरिंग ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे जो H+ आयंस होंगे वो एक दूसरे के पास पास होंगे, और यहाँ भी 200 H+ आयंस हैं, लेकिन ये तो पूरे कंटेनर में फैले हुए हैं। तो बताइए, यहाँ के जो H+ आयंस होंगे वो एक दूसरे के पास होंगे या थोड़े दूर होंगे एज कम्पेयर टू दिस? हाँ, इसमें दूर होंगे ना। आप ऐसे समझ लीजिए, एक ये रूम है और एक ये रूम है। आपको 100 लोग को इसमें भी बिठाना है, 100 लोग को इसमें भी बिठाना है। किस केस में लोग ज़्यादा पास पास बैठेंगे? यहाँ पर। किस केस में लोग दूर दूर बैठेंगे? यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें ये बताइए, अगर हम आपसे ये पूछे कि इसके इस वाले पार्ट में, इतना पार्ट में H+ आयंस कितने होंगे? हम मान लेते हैं कि 200 में से यहाँ पर थे हमारे कितना, मान लीजिए 50। इतने ही एरिया अगर हम यहाँ भी लेंगे तो क्या इतने ही एरिया में यहाँ पे 50 लोग बैठे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो दूर दूर बैठे हैं ना। आप ऐसे समझ लीजिए, इसको इरेज करते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं हम। इस केस में मान लेते हैं हम 10 आयंस को बना रहे हैं,
H प्लस आयंस 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होंगे। इस केस में यही 10 आयंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होंगे। होंगे कि नहीं? रीजन यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो दूर दूर बैठे होंगे H प्लस आयंस, यहाँ स्पेस कम है तो H प्लस आयंस ज़्यादा पास होंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें ये बताइए, अगर हम ये पूछ लें किसी फिक्स्ड एरिया में, यानी कि अगर हम इतनी एरिया फिक्स कर दें तो इसमें कितने H प्लस आयंस हैं? 10। अगर इतने ही एरिया को हम फिक्स कर लें तो देखिए जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे, इसमें एडजस्ट करेंगे तो बताइए कितने आयंस आए? देखिए काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5 आए। या फिर अगर आप ये करना चाहते तो आप इसको उड़ा के थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर सकते थे, तो इसमें पूरा कॉपी हो गया। अब देखिए अब अगर आप इसको उड़ा के इधर भी रखेंगे तो देखिए क्या पॉसिबल है कि उतने ही एरिया में इस बार भी 10 आयंस आ सके? नहीं ना। तो हमें ये बताइए कि पर यूनिट वॉल्यूम में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूट करने के बाद बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? घट रहे हैं ना। यहाँ उतने में ही 10 थे, यहाँ पर उतने में 5 या 6 आ रहे हैं, 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 10 तो नहीं आएंगे ना। तो यानी कि देखिए जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ आयंस किसी फिक्स्ड यूनिट वॉल्यूम में क्या होता है? डिक्रीज करता है। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जो भी आपने समझा ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ। देखिए व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस और हाइड्रोनियम आयन दोनों तो एक ही चीज़ है, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है, मान लीजिए 1 यूनिट वॉल्यूम लिया है तो वो नंबर डिक्रीज हो जाता है। रीजन, जब वाटर की मिक्सिंग करते हैं तो H प्लस आयंस दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए किसी भी फिक्स्ड वॉल्यूम में नंबर ऑफ H प्लस आयंस क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। मिनरल एसिड्स का इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। मिनरल एसिड्स यानी कि हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला हेडिंग आपने डाल दिया होगा, पहला पॉइंट आप लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, पेंट, डाई, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड कार बैटरीज। इसमें लगभग आप सबका मीनिंग जानते हैं। एक सिंथेटिक फाइबर जो आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। फाइबर्स वो होते हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हाँ नेचुरल फाइबर, जैसे कि हमें सीप वगैरह से मिलता है, सीप, गोट, हाँ सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और जो हम कंपनी में बनाते हैं वो होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड की यूज की जाती है। डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव, बम वगैरह बनाने में, हाँ बम वगैरह बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। कार की बैटरी या फिर इवन कि जब आपकी वो वाली बैटरी है इन्वर्टर वाली, आप देखते हैं ना उसमें लोग पानी कहते हैं कि बैटरी का पानी डालना है, एक्चुअली वो बैटरी का पानी नहीं होता, वो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है वो? डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ कंसंट्रेशन नहीं है, वो क्या है? डाइल्यूटेड है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड, नाइट्रिक एसिड इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बना था हमारा? अमोनियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन होता है ना, H2SO4, SO4 क्या है? सल्फेट आयन, इसलिए आपको क्या मिला था? अमोनियम सल्फेट। यहाँ देखिए क्या नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? HNO3, यानी कि नाइट्रेट आयन मिलेगा, तो उससे क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट। और क्या बनाने का काम आता है? एक्सप्लोजिव्स, बम बनाने का काम आता है ये भी, जिसमें कौन है? TNT, इसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या है?
ट्राई नाइट्रोटोलुइन, फिर डाई बनाने में भी काम आता है और प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है। तीसरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड्स फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। हाँ, जो भी स्टील के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड का लेयर बनाते हैं। तो उन लेयर्स को हटाने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। एंड फॉर रिमूविंग स्केल डिपोजिट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉयलर्स, जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर वो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम वाटर वगैरह को बॉयल करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कई सारे दाग धब्बे लग जाते हैं, उनको साफ करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन डाई स्टफ, हाँ कलर वगैरह बनाने में काम आते हैं, टेक्सटाइल्स क्लॉथिंग में काम आते हैं, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज में भी काम आते हैं, इनको काम में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन? इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब है ए और बी, उसमें अगर सेम लेंथ का मैग्नीशियम रिबन लिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए वाइल एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। ए में आपने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या लिया आपने, एसिटिक एसिड, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई। किस केस में ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन होगा और क्यों होगा? बहुत सिंपल है। हाँ, क्यों सिंपल है? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। रीजन, उनके हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो वीक एसिड्स होती हैं वो उनके पास H+ आयंस कम होने की वजह से उनका रिएक्शन भी क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। तो किस केस में रिएक्शन फास्ट होगा? हाँ, टेस्ट ट्यूब ए में। क्यों? क्योंकि उसमें आपने HCl लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड। बी में स्लो होगा, क्यों? क्योंकि उसमें आपने वीक एसिड लिया है, दैट इज एसिटिक एसिड। तो देखिए आंसर क्या दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर एज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। Being a strong acid, the hydrochloric acid solution contains some much greater amount of hydrogen ions in it. तो उसमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होंगे, ड्यू टू विच द फिजिंग विल अकर मोर विगरसली, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही फास्ट। इन टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, द फिजिंग इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें फिजिंग हो रही है, फिजिंग का मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। रिएक्शन फास्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन गैस भी जल्दी जल्दी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया था आपने ना, मैग्नीशियम रिबन, अगर आपने उसको क्लीन करके डाला होगा तो बताइए वो मैग्नीशियम क्या है, मेटल की तरह काम करेगा। जब भी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं, हाँ, दे ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसका हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बनेगा, तो फिजिंग भी ज़्यादा होगी। बस सही है, तो इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा आंसर यहाँ तक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में रजिस्टर करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई होगी। हाँ, क्योंकि अभी हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो बेहतर है कि हम अगले दिन नया टॉपिक स्टार्ट करें। टिल दैट, थैंक यू सो मच।